दुनिया एक बार फिर बेहद खतरनाक मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है, जहां मध्य पूर्व से लेकर दक्षिण एशिया तक राजनीतिक साजिशें, सैन्य तैयारियां और सत्ता के खेल एक दूसरे से टकरा रहे हैं। और इस पूरे परिदृश्य के केंद्र में बार बार उभर कर आ रहा है इजरायल, ईरान और अमेरिका का त्रिकोण। क्योंकि अमेरिकी मीडिया NBC न्यूज़ की एक विस्फोटक रिपोर्ट ने यह दावा किया है कि इजरायल एक बार फिर ईरान पर सीधे सैन्य हमले की योजना बना रहा है। और इस बार ये कोई सीमित या प्रतीकात्मक हमला नहीं, बल्कि एक बड़े और निर्णायक ऑपरेशन की तैयारी हो सकती है, जिसके लिए इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू स्वयं अमेरिका जाकर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से समर्थन और अनुमति लेने की कोशिश करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू का तर्क साफ है कि ईरान ने हाल के महीनों में अपने बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को न केवल फिर से शुरू किया है, बल्कि उसके उत्पादन की रफ्तार भी कई गुना बढ़ा दी है। वही मिसाइलें जिनकी मार जून महीने में इजरायल ने झेली थी, जब ईरानी हमलों से देश के कई सैन्य और रणनीतिक ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा था। और यही वो बिंदु है जिसने तेल अवीव की नींद उड़ा दी है, क्योंकि इजरायली सुरक्षा प्रतिष्ठान मानता है कि अगर ईरान को अभी नहीं रोका गया तो भविष्य में उसकी मारक क्षमता इजरायल के लिए अस्तित्वगत खतरा बन सकती है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जिन परमाणु ठिकानों को पहले अमेरिकी हमलों में क्षति पहुंची थी, ईरान अब उन्हें तेजी से पुनर्निर्माण कर रहा है। केवल इमारतें नहीं, बल्कि संवेदनशील उपकरण, संवर्धन केंद्र और भूमिगत संरचनाएं भी दोबारा सक्रिय की जा रही हैं। साथ ही ईरान अपनी वायु रक्षा प्रणाली को भी अपग्रेड कर रहा है, ताकि भविष्य में किसी भी संभावित हमले को रोका जा सके। और यही वजह है कि नेतन्याहू अब इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अगर हमला करना है तो जल्दी करना होगा, इससे पहले कि ईरान खुद को पूरी तरह सुरक्षित कर ले। NBC की रिपोर्ट के अनुसार नेतन्याहू का असली लक्ष्य अमेरिका को यह समझाना है कि ईरान की ये गतिविधियां सिर्फ इजरायल के लिए नहीं, बल्कि पूरे मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य ठिकानों, सहयोगियों और हितों के लिए सीधा खतरा है। और इसी तर्क के सहारे वो ट्रंप को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि ईरान के खिलाफ एक और सैन्य कार्रवाई में अमेरिका की भागीदारी या कम से कम समर्थन अनिवार्य है। रिपोर्ट में ये भी उल्लेख है कि ये मुलाकात फ्लोरिडा के मारे लागो में हो सकती है। हालांकि ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि ये कोई आधिकारिक दौरा नहीं होगा, बल्कि नेतन्याहू की व्यक्तिगत पहल पर होने वाली एक बैठक होगी। लेकिन जानकारों का कहना है कि अनौपचारिक बैठकों में ही अक्सर सबसे खतरनाक फैसले लिए जाते हैं। और इस पूरे घटनाक्रम पर इजरायली सरकार की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। वहीं रॉयटर्स ने स्पष्ट किया है कि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। लेकिन मध्य पूर्व में बढ़ती सैन्य गतिविधियां इस आशंका को और मजबूत करती हैं कि कुछ बड़ा पक रहा है। इसी बीच क्षेत्र की एक और बड़ी शक्ति सऊदी अरब भी चुपचाप लेकिन ऐतिहासिक बदलावों की ओर बढ़ रहा है। जहां अति रूढ़िवादी इस्लामी कानूनों के लिए जाने जाने वाले इस देश ने बिना किसी आधिकारिक घोषणा के अपने एकमात्र शराब बिक्री केंद्र की पहुंच का विस्तार कर दिया है। अब तक ये सुविधा केवल गैर मुस्लिम राजनयिकों तक सीमित थी, लेकिन अब प्रीमियम रेजिडेंस रखने वाले धनी गैर मुस्लिम विदेशी नागरिकों को भी शराब खरीदने की अनुमति दी जा रही है। ये वही सऊदी अरब है जहां 1950 के दशक से शराब पर पूर्ण प्रतिबंध है और जहां इस्लाम के सबसे पवित्र स्थल स्थित हैं। रियाद के डिप्लोमैटिक क्वार्टर में स्थित इस गुप्त दुकान के बाहर लंबी कतारें इस बात का संकेत हैं कि ये बदलाव कितना बड़ा और संवेदनशील है। विश्लेषकों का मानना है कि ये कदम क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के व्यापक सामाजिक और आर्थिक सुधार एजेंडे का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना, विदेशी निवेश आकर्षित करना और तेल पर निर्भरता कम करना है। हालांकि आम सऊदी नागरिकों के लिए शराब अब भी पूरी तरह प्रतिबंधित है और ये स्पष्ट संकेत है कि सुधारों की एक सख्त सीमा तय की गई है। उधर इजरायल के भीतर भी राजनीतिक भूचाल थमा नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमास नेतृत्व वाले हमले में सरकारी और सैन्य विफलताओं की जांच करने के लिए एक समिति गठित करने की घोषणा की है। लेकिन ये समिति स्वतंत्र नहीं होगी, बल्कि राजनैतिक रूप से नियुक्त सदस्यों से बनी होगी और स्वयं नेतन्याहू इसके नेतृत्व में होंगे। यही वजह है कि देश भर में इस फैसले की तीखी आलोचना हो रही है। विपक्षी दलों, मारे गए सैनिकों के परिवारों, बंधकों के परिजनों और सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि आरोपी खुद जांचकर्ता नहीं बन सकता और वे एक स्वतंत्र राज्य जांच आयोग की मांग कर रहे हैं। सर्वेक्षणों के अनुसार 4 में से 3 इजरायली नागरिक स्वतंत्र जांच के पक्ष में हैं, लेकिन नेतन्याहू और उनके सहयोगियों का दावा है कि सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में कोई भी जांच निष्पक्ष नहीं होगी। राजनीतिक प्रतिक्रिया बेहद तीखी है। विपक्षी नेता इसे लॉ को ढकने की साजिश और संगठित अपराध तक बता रहे हैं। वहीं पीड़ित परिवारों ने चेतावनी दी है कि सच्चाई को दबाने की कोई भी कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी दौरान ईरान की ओर से भी बयानबाजी तेज हो गई है।
ईरानी सशस्त्र बलों के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहिदी ने खुले तौर पर कहा है कि अमेरिका सहित कोई भी बाहरी शक्ति लेबनान के प्रतिरोध आंदोलन हिजबुल्लाह को निहत्था करने की हिम्मत नहीं रखती। उनका दावा है कि हिजबुल्लाह ने इजरायली सैन्य ढांचे को लगभग पंगु बना दिया है और इजरायल जानता है कि अगर उसने जमीनी युद्ध में उतरने की कोशिश की तो परिणाम उसके लिए विनाशकारी होंगे। वाहिदी ने यह भी कहा कि प्रतिरोध की आत्मा फिलिस्तीन की आज़ादी है और इसके बिना किसी संघर्ष का कोई अर्थ नहीं। इसी बीच अमेरिकी मैगजीन नेशनल इंटरेस्ट ने एक और विवाद खड़ा कर दिया है, ये दावा करते हुए कि अमेरिकी मरीन कोर्स का लूकस ड्रोन दरअसल ईरान के शाहिद 136 ड्रोन की कार्बन कॉपी है। लेख में कहा गया है कि जहां अमेरिका खुद को तकनीकी श्रेष्ठता का प्रतीक मानता रहा है, वहीं ड्रोन तकनीक के क्षेत्र में उसने दूसरों से सीखा ही नहीं बल्कि सीधे नकल भी की है। ये टिप्पणी उस समय आई है जब ड्रोन युद्ध आधुनिक संघर्षों का केंद्र बन चुका है। और अंत में दक्षिण एशिया की ओर नजर डालें तो पाकिस्तान में भी हालात विस्फोटक बने हुए हैं, जहां पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को एक नए भ्रष्टाचार मामले में 17 साल की सजा सुनाई गई है। जेल में रहते हुए ही इमरान खान ने देशव्यापी आंदोलन का आह्वान किया है और अपने समर्थकों से सड़कों पर उतरने को कहा है। उनकी पार्टी पीटीआई ने इस फैसले को असंवैधानिक, अवैध और राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया है। नेताओं का आरोप है कि पाकिस्तान में कानून का शासन खत्म हो चुका है और न्यायपालिका को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। इमरान खान का कहना है कि बिना न्याय के कोई आर्थिक या सामाजिक स्थिरता संभव नहीं और उनके समर्थक इसे देश की लड़ाई बता रहे हैं। इस तरह दुनिया के अलग अलग हिस्सों में एक साथ कई संकट उभर रहे हैं। कहीं युद्ध की तैयारी है, कहीं समाज बदल रहा है, कहीं सत्ता के लिए संघर्ष है और इन सब के बीच एक सवाल हवा में तैर रहा है कि अगला विस्फोट कहां होगा और उसकी कीमत कौन चुकाएगा।